Hello students, welcome to Civil Tab. Today we will discuss some questions which are based on English language, and today our topic is double fillers. Double fillers. डबल फिलर्स भी सीसैट एग्जाम्स में प्री की एग्जाम्स में आते हैं 5 मार्क्स के, जैसे आफ्टर कॉम्प्रीहेंशंस, अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशंस दीज आर डबल फिलर्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो वैसे तो इसको 5 मार्क्स की क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये 5 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट्स वाई आज हम डिस्कस करेंगे डबल फिलर्स. डबल फिलर्स मींस डबल मतलब दो और फिल करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई इसका नाम है क्या, डबल फिलर्स. एंड आप आपका स्क्रीन पे देख ही रहे हो, जो सेंटेंस एक गिवन है और इस सेंटेंस में दो गैप है. दोनों गैप के लिए वी विल गेट 2 ऑप्शंस एंड इनमें से हमें चूज करना पड़ेगा विच विल बी द करेक्ट ऑप्शंस. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग डबल फिलर्स आई जस्ट वांट टू डिस्कस some tips and tricks जो how can we solve the double fillers. डबल फिलर्स करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक तो देखो वोकैब्स तो चाहिए. मैं तो कभी ऐसा नहीं बोलूंगी जो वोकैब्स हमारे पास नहीं चाहिए, विदाउट वोकैब्स में ही डबल फिलर्स हो जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. तो डबल फिलर्स के लिए वोकैब्स तो चाहिए ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो भी चाहिए. सेंटेंस का जो एनाटॉमी है वो भी हमें बहुत जरूरत पड़ेगा. जो एनाटॉमी क्या है, जैसे कि देखो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर्स एक बेसिक अल्टीमेटली क्या है, ये एक सेंटेंस ही है. अभी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स जो है वो ओमिट कर दिए, कुछ वर्ड्स जो है वो ओमिट है, कुछ ओमिटेड वर्ड्स में हमें गैप को फिल करना पड़ेगा. दिस इज द फिलर्स. नॉट ओनली द डबल फिलर्स, मल्टीपल फिलर्स बोलो, सिंगल फिलर्स बोलो या क्लोज गैप बोलो, अल्टीमेटली दीज आर बेस्ड ऑन सेंटेंस. तो सेंटेंस का अगर एनाटॉमी हमें पता चले, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारा थोड़ा सा नॉलेज रहे. स्ट्रक्चर्स मीन्स जनरली सेंटेंस हम शुरू किससे करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं. और सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मतलब क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है कि जो काम करते हैं, जो काम करते हैं और जिससे काम करवाया जाता है, जो एक्शंस करते हैं और जिससे एक्शंस करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो डेफिनेटली आफ्टर सब्जेक्ट वी नीड अ वर्ब. अच्छा, अब एक्शन किसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर होता है वो होगा ऑब्जेक्ट. तो एक बेसिक सेंटेंस. अच्छा, अगर एक्शन कैसे हो रहा है तो वो क्या होता है, मैनर. एक्शन कहाँ पे होता है वो क्या होता है, प्लेस. एक्शन कब होते हैं वो क्या होता है, टाइम. और एक्शन क्यों होते हैं वो क्या हो जाता है, रीजन. तो दीज आर कॉल्ड द एनाटॉमी ऑफ द सेंटेंस. तो एनाटॉमी अगर हमें पता चले, जो हाँ इस सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब हमें चाहिए तो हम लोकेट उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे. अगर हमें पता चले जो हाँ सब्जेक्ट के पहले कोई गैप है, तो सब्जेक्ट के पहले ना यूजुअली एडजेक्टिव्स होते हैं, तो हमें एडजेक्टिव्स को ही लोकेट करना है. तो दिस इज द एनाटॉमिकली जज करना. एक एनाटॉमिकली जज करो और एक हमें वोकैब्स का तो नेसेसिटी होगा ही होगा. तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे. मेरा डबल फिलर्स का टारगेट जो है वो 150 डबल फिलर्स हम करेंगे क्लास में, जो मैंने डिस्कस करती रहूंगी. तो बट एवरी डबल फिलर्स में ही अंदाजा, जो बिल्कुल भी ऑल्टरनेट ऑप्शन देखकर जो सुनने में अच्छा लगा ऐसे करके आप लोगों को नहीं करना. हमें जो करना होगा उसको ना थोड़ा सा सेंटेंस की एनाटॉमिकल जज करना है. एनाटॉमिकली एक सेंटेंस को जज करोगे एंड साइमल्टेनियसली सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है, मीनिंग जो है, वो मीनिंग को भी हमें जज करना पड़ेगा. तभी क्वेश्चन जो है वो करेक्ट मैनर पे हम कर पाएंगे. तो इसका भी प्रैक्टिस तो चाहिए. मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगी जो विदाउट प्रैक्टिस में हो जाएगा. यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो कुछ प्रैक्टिस तो मैं क्लास में डेफिनेटली करवाऊंगी, क्योंकि मेरी टारगेट ही है जो 150 डबल 50 फिलर्स जो है वो हम करने की कोशिश तो करेंगे. कोशिश में नहीं करेंगे हम. दैट इज द पॉजिटिविटी. तो हम इसको करेंगे. 150 डबल फिलर्स जो है वो मेरा टारगेट है. तो आई होप सो मैं टारगेट मेरी जो है वो फुलफिल मैं कर पाऊंगी टारगेट, अगर if you cooperate me. चलो, तो विदाउट एनी फर्दर एडू वी स्टार्ट अवर क्लास. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आई होप सो सॉल्व करना शुरू कर दिया है. जो ऑल्दो इट इज नॉट द लाइव क्लास, तो मुझे पता नहीं चलेगा जो किसने कितना क्वेश्चन कर पाए हो. बट मैंने एक ट्रिक बता रही हूँ, जिस ट्रिक्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और इस ट्रिक्स को अप्लाई करके आप अच्छा ही कर पाओगे. ये ट्रिक्स क्या है वो मैं बताती हूँ. देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द आवर लेटेस्ट बैटल प्लान डैश सम प्रोजेक्ट्स डैश एट सेविंग द अर्थ्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, आवर लेटेस्ट बैटल प्लान डैश सम प्रोजेक्ट्स डैश एट सेविंग द अर्थ्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी.
अब इसमें प्लान के बाद एक डैश है और प्रोजेक्ट्स के बाद एक डैश है और डैश के बाद यहीं पे एक प्रीपोजिशन है, देखो एट इज अ प्रीपोजिशन। ओके, अच्छा, जो मैंने बोल रही थी, जो एनाटॉमिकली एक डबल फिलर्स, मतलब एनाटॉमिकली एक फिलर्स को हम जज कैसे करते हैं। आवर लेटेस्ट बैटल प्लान में इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसमें देखो सब्जेक्ट हमारा है प्लान, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे में पता चलता है, सब्जेक्ट हमारा प्लान है और इस प्लान के बारे में आगे सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्लान के बारे में ही आगे सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्लान के बारे में है। प्लान ने ही कुछ प्रोजेक्ट्स किया, सेविंग आर्ट्स, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेटेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं ना वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जनरली आइदर नाउन और प्रोनाउन से ही होता है। समटाइम्स एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे नाउन या प्रोनाउन से ही एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब नाउन क्या होगा, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, मतलब जिसमें हमें कुछ नाम पता चलेगा, दैट इज नाउन। और प्रोनाउन होता है क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखो नाउन है प्लान, प्लान के लेफ्ट में जो वर्ड है बैटल प्लान, एक्चुअली हम इसको टोटल जो है इसको हम ले सकते हैं। और लेटेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। लेटेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और इसके पहले जो आवर यूज हुआ ना, आवर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो मेन इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, आवर बैटल प्लान, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, बैटल प्लान। तो इसके बाद डैश है, तो सब्जेक्ट के बाद एक एनाटॉमिकली अगर कुछ किसी सेंटेंस को हम जज करेंगे तो एनाटॉमिकली सेंटेंस क्या होते हैं, पहले हमें देना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद जो है जनरली इसमें वर्ब आते हैं, दैट इज एनाटॉमिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ गया बैटल प्लान, और प्लान क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब देखो ऑप्शन, इसके बाद जो वर्ब होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन पे है फिनिशेस, सेकंड ऑप्शन है कवर्स, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंसेस, फोर्थ ऑप्शन है एनक्लोज, फिफ्थ ऑप्शन है एक्सक्लूड्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना पड़ता है, और सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को यूज करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल, suppose I write go. Go is a plural verb. But if I am writing goes, goes क्या है, singular verb. और ये singular हम कब लगाते हैं, जब subject हमारा होगा third person singular number. What do you mean by third person? जैसे कि I first person, you होता है क्या, second person, और I और you छोड़कर बाकी जितने भी कुछ है, he, she, plan, this all are the third person. और third person में single number जो होगा इसके साथ हमें verb के साथ s लगाना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें एलिमिनेशन अगर हम कर लेंगे, पहले एलिमिनेशन कर देते हैं। किसको तुमने पहले एलिमिनेट कर दोगे, एनक्लोज को तुमने पहले एलिमिनेट करोगे। पता क्यों है, क्यों एनक्लोज को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि एनक्लोज के साथ एस तो नहीं लगा है। तो जिस वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा ना वो हमारी ऑप्शन इसमें आ ही नहीं सकता, बिकॉज आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू टेक द वर्ब। ठीक है, मतलब दीज आर एनाटॉमिकल जजमेंट, मतलब हमने एलिमिनेट कर लिया। कभी भी 4-5 ऑप्शंस, जितनी ऑप्शंस हैं सारी ऑप्शंस को लेकर ना हमें नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो वैसे इररिलेवेंट देते हैं, कुछ ऑप्शन जो है वो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, तो इसको भी लोकेट करना सीखना पड़ेगा, जो कौन सी ऑप्शंस को लेकर हमें वर्क करना है और कौन सी ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो अब हमें पता चल गया जो सी जो ऑप्शन है वो हमारा कट गया। अब our latest battle plan dash some projects dash at saving us biological diversity. अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है फिनिशेस, सेकंड ऑप्शन है कवर्स, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंसेस, फोर्थ ऑप्शन है एक्सक्लूड्स। क्लियर, एक्सक्लूड करने का मतलब होता है कि जो चीज हम नहीं जोड़ते हैं, इंक्लूड मतलब जोड़ लेना और एक्सक्लूड मतलब नहीं जोड़ना। अब देखो सेकेंड एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या होगा, सेकेंड एलिमिनेशन होगा क्या, आवर बैटल प्लान अगर मैंने एक्सक्लूड कर दूं, एक्सक्लूड ही अगर करोगे तो प्रोजेक्ट को क्या हम बाहर कर देंगे, अगर बाहर ही करेंगे तो सेव कैसे करेंगे। ठीक है, सो दैट्स मीन ये जो ऑप्शन है ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया।
जितने तुमने ऑप्शंस को छोटा कर लोगे, जितनी ऑप्शंस को छोटा कर लोगे ना, उतना ही देखोगे क्विक लोकेशन हो जाए। ऑप्शंस को हमें छोटा कर लेना पड़ेगा। तो हमने सी कट कर दिया, ई को भी, सॉरी डी कट कर दिया, ई को भी कट कर दिया। अब रहे हमारे पास फिनिशेस, स्टीयरिंग, कवर्स एंड फाइनेंसेस। अब देखो सी ऑप्शन पे आ जाओ। आवर बैटल प्लान फाइनेंशियस सम प्रोजेक्ट। क्या प्लान कोई फाइनेंस करते हैं? नो। सेशन प्लान क्या करते हैं? प्लान बेसिकली होता है कि एजेंडा, ये कोई एक एजेंडा है जो टोटल चीजों को कवर करते हैं। इट विल बी नॉट फाइनेंस। तो मेरे डिस्कशन से ही आंसर आ गया, तो क्या होना चाहिए? कवर्स। और फिनिश तो होगा ही नहीं, क्योंकि वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड हियर, तो फिनिश तो हम नहीं कर सकते, तो देयरफॉर द आंसर क्या होगा? कवर्स। एंड देखो एम्ड है, सेकंड में ना एम्ड है, एम्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, दैट इज क्या है? एट। एम एट, पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके अगर हम कुछ करेंगे ना, तो तब इसके साथ हमें एम्ड के साथ एट प्रीपोजिशन को यूज करना होता है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर latest battle plan covers some projects aimed at saving Earth's biological diversity. So आंसर जो होगा वो होगा क्या? बी। ठीक है, let's move to question number second. Question number 2. Unless the authorities adopt the principle dash, the strategies cannot become dash. अगेन इसमें हम पहले सब्जेक्ट को लोकेट करेंगे। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट क्या है? ऑथोरिटीज। हियर ऑथोरिटीज इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि दिस इज अ नाउन, प्लूरल नाउन। ऑथोरिटीज इज अ सब्जेक्ट, तो देयरफॉर ऑथोरिटीज के बाद वर्ब इसमें ऑलरेडी गिवन है, अडॉप्ट। क्या अडॉप्ट किया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट यहीं पे वर्ब आ गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब जो अडॉप्ट किया वो कैसे किया? We need an adverb. एडवर्ब का एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो वर्ड वर्ब का क्वालिटी बताएगा, ठीक है? जो वर्ड वर्ब का क्वालिटी बताएगा या एडजेक्टिव्स का कुछ क्वालिटी बताएगा, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो अब देखो, अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल डैश द स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बिकम। अब अडॉप्ट जब हम करते हैं, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फुल्ली, फाइनली, लेजिटिमेटली, लॉजिकली, होल हार्टेडली। कैसे करते हैं? कोई भी चीज जब हम सीखते हैं तो डेफिनेटली हम होल हार्टेडली सीखते हैं ना। अगर होल हार्टेडली कोई भी चीज तुमने नहीं सीखोगे, होल हार्टेडली मतलब होता है क्या है? जो जहाँ पे कोई भी ना मतलब प्रेजुडिस नहीं रहेगा, पूरी की पूरी मुझे सीखना है, अच्छी तरीके से करना है, ऐसे कुछ दिल खोल कर, जिसको हम बोलते हैं होल हार्टेडली। अगर कोई भी चीज मैं सीखूं, करूं, तो डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल। So answer is very clear to us. जो unless authorities adopt the principle wholeheartedly, unless the authorities adopt the principle wholeheartedly, the strategies cannot become successful. Strategy जो है वो कभी भी successful नहीं होगा। Clear? So that's mean the answer will be A. Clear? अच्छा, अब देखो ऑप्शंस है fully। अब देखो ऑप्शंस को भी कैसे हम लोकेट करेंगे। अगर तुमने कोई भी चीज मैंने फुल्ली अडॉप्ट कर लिया, तो वो डिफंक्ट कैसे होगा? तो वो डिफंक्ट तो नहीं हो सकता ना। डिफंक्ट मतलब जो फंक्शनिंग नहीं करेगा, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैंने फाइनली कोई भी चीज को मतलब प्रिंसिपल को मैंने अडॉप्ट करूंगी, तो वो कैन नॉट बिकम ऑब्सोलेट, कंप्लीटली इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैंने लेजिटिमेटली करूं तो ये नोट वर्दी होगा। लेजिटिमेटली अगर कोई भी चीज अगर मैं करूं तो नोट वर्दी कैसे होगा? नोट वर्दी होने के लिए, नोट वर्दी मतलब कि जो बोलने का लायक है, जो अच्छे से थी, तो लेजिटिमेटली नोट वर्दी नहीं हो रहा है। एंड प्रिंसिपल जब मुझे अडॉप्ट करना है, वर्ब ही पे कौन सा है? अडॉप्ट वर्ब यूज हो रहा है, तो अडॉप्टेशन जो है वो होल हार्टेडली ही होता है। देयरफॉर आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। सो लॉजिकली एंड ट्रिवियली। अच्छा, लॉजिकली अगर कोई भी चीज लोगे तो कैन नॉट बिकम ट्रिवियल, नहीं होगा। कैन नॉट बिकम ट्रिवियल अगर अनलेस द अथॉरिटीज अडॉप्ट द प्रिंसिपल लॉजिकली, द स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बिकम ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब वेरी ऑर्डिनरी, तो ये ऑर्डिनरी क्यों नहीं होगा? सो देयरफॉर आंसर जो है वो हमारा होगा क्या? ए। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. ट्राइंग टू डैश अ टीम, trying to dash a team without a good and simple system is like
trying to drive a car without a steering wheel dash. First option form, FORM. Second option place. Third option organize. Fourth option make. Fifth option achieve. टीम को हमें क्या करना होता है, किसको एलिमिनेट पहले हम करेंगे, व्हाट विल बी द एलिमिनेटेड पोर्शन ऑफ दिस पैसेज, वर्ड ऑफ दिस लाइन, किसको हम एलिमिनेट करेंगे. देखो क्या चीज, ट्राइंग टू डैश अ टीम, टू के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है. तो ये होता है टू इन्फिनिटिव्स, तो टू के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करना पड़ता है. तो अगर मैंने बोलूं ट्राइंग टू प्लेस, नहीं होगा. ट्राइंग टू फॉर्म, फॉर्म हो सकता है, जो टीम को फॉर्म करना, ट्राइंग टू फॉर्म, ये हो सकता है. अच्छा आगे चेक करते हैं. ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, trying to organize a team without good and simple system is like trying to drive a car without steering wheel. Empowering, अगर organize मैच हो भी जाए, empowering मैच नहीं करेगा, ठीक है ना. steering wheel empowering, wheel empower होती है या wheel work करती है, लॉजिकली सोचना. trying to make a team अगर है तो ये अगर हो भी जाए, लेकिन इसका जो डी ऑप्शन पे जो गाइडेंस है ये मैच नहीं करेगा, स्टीयरिंग व्हील गाइडेंस मैच नहीं करेगा. ट्राइंग टू अचीव अ टीम, ये तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है. सो आंसर हमारा होगा क्या, ए. ट्राइंग टू फॉर्म अ टीम, ट्राइंग टू फॉर्म अ टीम विदाउट अ गुड एंड सिंपल सिस्टम इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव अ कार विदाउट अ स्टीयरिंग व्हील वर्किंग. सो देयरफॉर आवर आंसर विल बी ए. ठीक है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Dash members of a group often dash influence to outcome of a conscientious forecast. Dash member of a group. अब ऑप्शन पे देखो, फिक्स्ड मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मेजॉरिटी मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ओरल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, माइनॉरिटी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो अब इस जगह पे अगेन एलिमिनेशन पे आ जाओ. किस चीज को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, ओरल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा, ओरल मेंबर्स ऑफ ग्रुप नहीं होगा. डी ऑप्शन पे देखो, माइनॉरिटी मेंबर्स ऑफ ग्रुप अगर है, अगर माइनॉरिटी मेंबर्स ऑफ ग्रुप होगा तो उसका इन्फ्लुएंस कैसे होगा, इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है, मेजॉरिटी का ही हो सकता है, ठीक है ना. तो दैट्स मीन डी ऑप्शन जो है वो भी कट गया. लॉजिकली सोचना माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकली मतलब वही 1 2 3 4 ये ठीक लग रहा है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, वो नहीं करना. इसकी जो जहां पे मैंने एक चीज हमेशा मान कर चलती हूँ, जहां पे मेरा 5 मार्क्स मिल सकता है थोड़ी सी अटेंशन देने के लिए, तो उस जगह पे मैंने 5 to 7 मिनट्स तो लगा तो सकती हूँ ना. तो 5 to 7 मिनट्स को मैंने एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट क्यों करूँ, इसको वी हैव टू यूटिलाइज दिस. चलो, तो माइनॉरिटी जो है वो कट गया. अब देखो, फिक्स्ड मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस. पहली बात है फिक्स्ड मेंबर, अगर किसी ग्रुप की कोई मेंबर्स है वो फिक्स्ड मेंबर्स, ऐसा तो हम नहीं बोलते ना, परमानेंट मेंबर्स ऐसा हो सकता है, या कोई टेम्पररी मेंबर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड मेंबर जो है वो नहीं होता है. फिक्स्ड हम किसी चीजों के साथ यूज करते हैं, देयर इज अ फिक्स्ड मेंबर इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस वर्ड. अब आते हैं मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफन राइटली इन्फ्लुएंस टू आउटकम द कॉन्शियस फोरकास्ट. ये हो सकता है, एक ऑप्शन आ रहा है. और एक ऑप्शन है क्या, जो डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफन अनड्यूली इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस फोरकास्ट. अच्छा, फोरकास्ट मतलब होता है क्या, जो आगे कुछ बताना, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ बताना. और कॉन्शियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस वर्ड जो कहाँ पे हम इस जगह पे. अच्छा, फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट होगा क्या हमारा नाउन. ठीक है. अब नाउन के पहले जो वर्ड यूज होते हैं वो मैंने पहले ही बोला, क्या, जो नाउन के पहले जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होता है, वो होगा हमारा एडजेक्टिव्स. क्लियर. तो दैट्स मीन फोरकास्ट कैसा है, फोरकास्ट है क्या, कॉन्शियस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस वर्ड हम किस तरीके से, कहाँ पे, किस तरीके से यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस एक्चुअली होता है क्या, ऑफ अ कॉन्शियस फोरकास्ट. ठीक है. तो एक्चुअली फोरकास्ट यहीं पे कैसा है, कॉन्शियस फोरकास्ट है. तो कॉन्शियस यहीं पे एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं. कॉन्शियस होता है कि एक जनरल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंटल फोरकास्ट जो है,
ठीक है, एग्रीमेंटल फोरकास्ट, इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंटल फोरकास्ट। तो अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या हो रहा है, अगर कोई मेजोरिटी है, मेजोरिटी मेंबर्स, अगर मैंने बोलूँ मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफन राइटली इन्फ्लुएंस ना करके, अगर मैंने बोलूँ डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफन अनड्यूली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस फोरकास्ट। जो मेंबर्स डोमिनेंट होते हैं, जिसका पावर बहुत ज्यादा होते हैं, वो कभी कभी ऑफन क्या करते हैं, कुछ अनड्यूली इन्फ्लुएंस दे देते हैं। अनड्यूली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यूली? अनड्यूली कहाँ पे हम यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग? अनड्यूली हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहां पे कि अनड्यू मैनर, एक्सेसिवली, नेसेसिटी नहीं है उस जगह पे भी कुछ बोल देना, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है तो उस जगह पे भी कुछ बोल देना। ये लोग ये कब बोलते हैं, जब हमारे पास कोई डोमिनेंट मेंबर्स हो जाएंगे। तो डोमिनेंट members of a group often unduly influence the outcome of a conscientious forecast। तो a conscientious forecast ये टोटल एक सब्जेक्ट है, मतलब टोटल एक वर्ड है conscientious forecast। तो conscientious आता है होता क्या, एग्रीमेंटल, unanimity, that is the forecast। so therefore our आंसर क्या होगा, आंसर होगा, अगर आप लोग किसी ने कुछ डिफरेंट कुछ सोचा, वो भी मेरे को डेफिनेटली इनबॉक्स करो, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं जो वाई इट इज राइट, वाई इट इज रॉन्ग। क्योंकि मन में ऐसे वर्ड में बहुत सारी चीज चलते रहते हैं, कभी लगता है ये भी राइट है, कभी लगता है वो भी राइट है, लेकिन इनमें से राइट कौन सी ऑप्शन होगा वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको किसी जगह पे लग रहा है जो ना मैडम ये चीज भी तो राइट हो सकता था, डी भी तो राइट हो सकता था, सी भी तो राइट हो सकता था, डोंट हेजिटेट टू टेल मी, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ जो क्यों राइट है और क्यों नहीं रॉन्ग। अगर मैंने पर्सनली इनबॉक्स ना भी करूँ, क्लास में मैं डेफिनेटली बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग डैश ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज डैश अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ट्रांसफॉर्मिंग डैश ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, डायनामिक पर्सन किसको हम बोलते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, the person who is not lazy person, they are called dynamic person। तो ट्रांसफॉर्मिंग डैश ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, मतलब डायनामिक तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ब्यूरोक्रेसी के आगे कोई नेगेटिव वर्ड हमें देना पड़ेगा। अब नेगेटिव वर्ड को लोकेट करो। आइडियल ब्यूरोक्रेसी को हमें डायनामिक करने की नेसेसिटी तो है नहीं, जो आइडियल पर्सन है तो उसको हमें तो डायनामिक करने की नेसेसिटी है नहीं, तो मतलब ए जो है वो कट गया। लेजी ब्यूरोक्रेसी इनटू डायनामिक, अनडिजायरेबल, लेजी ब्यूरोक्रेसीज बिल्कुल ही मैच नहीं होगा, तो बी को हम कट करते हैं। इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इनटू डायनामिक, जो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट कोई ब्यूरोक्रेट को अगर हमने डायनामिक किया, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक हो सकता है। एंड दिस टास्क ऑफ द कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस इज चैलेंजिंग, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर इसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है और ईडी फॉर्म यूज करना होता है। ईडी हम कहाँ पे करेंगे, जब हमारी पैसिव वॉइस करना पड़ेगा, व्हेनेवर वी टेक द पैसिव वॉइस, तो तब हमें ईडी फॉर्म होगा। और जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज कर रहे हैं, तो तब हमें सिंपली से आईएनजी फॉर्मेट जो है वही देना पड़ता है। तो अब देखो, ट्रांसफॉर्मिंग, अगर मैंने बोली इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज इनटू डायनामिक, दिस टास्क ऑफ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इज चैलेंजिंग अंडर प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो हम इसके साथ ये सोच सकते हैं, बिकॉज अदर्स जो वर्ड यूज हुआ है, सिविलाइज्ड, इनइफेक्टिव, लेथर्जिक, अनसरमाउंटेबल, डेफिनेटली इट विल बी नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रामेटिकली भी सेंटेंस को हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर द आंसर हमारा जो है वो होगा क्या, inefficient and challenging। Try to understand the meaning of this passage line, transforming inefficient, अगर मैंने बोला transforming inefficient bureaucracies into dynamic, this task of customer driven organization is challenging under prevailing circumstances। Clear? I hope so, इसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार मैंने एक चीज आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ, जो ऐसे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं जिस ऑप्शन को लगता है कि जो कॉम्प्लीटली सेम ही इंफॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा लाइक दिस मैनर। अच्छा, इसमें एक वर्ड है, मे बी आप लोगों के लिए अननोन हो सकता है, जो लेथर्जिक एंड इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सरमाउंटेड, तो इनकैपेबल ऑफ, जहां पे कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इनसरमाउंटेबल। इसके सिनोनिम्स जो है वो हम दे सकते हैं क्या,
इनडोमिटेबल ऐसा दे सकते हो, इनडोमिटेबल दे सकते हो, या तुम ऐसे इनवल्नरेबल ऐसे भी दे सकते हो। तो विच इज नॉट कैपेबल, अगर हमें ऐसे बोले तो दैट इज होता है कि विच इज नॉट कैपेबल, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सरमाउंटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग। सो वेयर तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा क्या, इनएफिशिएंट एंड चैलेंजिंग। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द डेप्यूटी मैनेजर डैश टू रिजाइन because all his proposals were dashed down by superiors. The deputy manager dashed to resign. अब देखो planned to resign, planned मतलब past tense है, क्योंकि आगे इसमें भी हमें tense देखना है, इसमें were given है तो इसके आगे past tense होना चाहिए। तो इसमें planned है past tense, gave past tense, began past tense, willing to resign ये भी हो सकता है, threatened ये भी पास्ट टेंस है। तो ऑल आर द पास्ट टेंस, मतलब टेंस का कोई एरर इसमें नहीं है। और अपैरेंटली हमें देखना पड़ेगा जो किसको हम पहले हम देखेंगे कि किसको हमें एलिमिनेट कर देना है, व्हिच विल बी द एलिमिनेटेड पार्ट। द डेप्यूटी मैनेजर डैश टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर डैश डाउन बाय द सुपीरियर्स, तो इसमें देखो बिगैन टू रिजाइन, शुरू किया था रिजाइन करने के लिए। बिगैन वर्ड मतलब शुरू करना होता है ना, तो दैट्स वाई सी जो है वो तो देखो करके। डेप्यूटी मैनेजर गेव टू रिजाइन, द डेप्यूटी मैनेजर गेव टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स, देखो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। रिजाइन करने के लिए कोई प्लान कर सकता है, जो हाँ प्लान किया था, या विलिंग हुआ था, जो ठीक है मैं विलिंग है जो कर देते हैं रिजाइन, या किसी को थ्रेट किया जा सकता भी है, ठीक है। तो बट इसमें गेव ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा, तो बी कट गया, सी भी कट गया। रही बात हमारे पास प्लान। अच्छा अगर प्लान को देखते हैं, डेप्यूटी मैनेजर प्लान टू रिजाइन, देखो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट ही लग रहा है। डेप्यूटी मैनेजर प्लान टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वेर थ्रोन डाउन बाय सुपीरियर्स। थ्रोन डाउन, थ्रो होता है क्या, फेंकना, थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन डाउन, वेर थ्रोन डाउन बाय द सुपीरियर्स। तो इस जगह पे हमें तो डेफिनेटली एक बार चेक करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा जो थ्रोन डाउन ऑप्शन क्या इसमें एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं, विल इट बी एप्लीकेबल वर्ड और नॉट, क्योंकि थ्रो करने का मतलब होता है कोई भी चीजों को फेंक देना, ठीक है। तो थ्रोन डाउन को अगर मैंने बोलूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोन डाउन, थ्रोन डाउन का मतलब होता है टू कॉज टू फेल, जिसको हम बोलते हैं कि ओवर ओवर थ्रो करना, या कास्ट ऑफ करना, या डिस्कार्ड करना। थ्रोन ऑफ जो है, थ्रोन ऑफ का बेसिक जो मतलब मीनिंग होगा दैट इज क्या है, डिस्कार्ड करना, थ्रोन डाउन, डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। हो सकता है, इसको बिल्कुल भी हम ना नहीं बोलेंगे, हो सकता है, तो इसलिए इस ऑप्शन को लेकर हमें चलना है। अच्छा ई ऑप्शन का भी देखो, ई ऑप्शन पे दिया है क्या, जो टर्न्ड डाउन, ई ऑप्शन पे दिया है क्या, टर्न्ड डाउन। अच्छा टर्न्ड डाउन का मीनिंग भी हमें थोड़ा सा समझ, दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ड, मैंने इसके बारे में भी बता रही हूँ। टर्न डाउन का मतलब होता क्या है, जब हमने ना टू रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द हाइट, टर्न डाउन होता है क्या, तो जब हमने ना किसी हाइट को रिड्यूस, इंटेंसिटी को ना रिड्यूस कर देते हैं। मान लो कोई प्रपोजल किसी ने दिया है बट उसका इंटेंसिटी जो है ना उसको कम कर दिया गया, तो ठीक है बाद में हो, अभी नहीं, इमीडिएटली हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो दिस कॉल्ड टर्न डाउन, ओके। और डिस्कार्ड कर देना, थ्रोन टर्न, थ्रोन टर्न होता है कि डिस्कार्ड कर देना, जो नहीं चाहिए ही नहीं। लेकिन टर्न डाउन है क्या, जो जब हमने इसका क्या कर लिया, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर दिया, ठीक है, बाद में होगा, अभी नहीं। अब सोचो नॉक डाउन तो नहीं करना है, नॉक डाउन तो इसमें आएगा ही नहीं, तो अब ए ऑप्शन होगा या ई ऑप्शन होगा, इन दोनों के बीच में अगर हमने जजमेंट करें, द डेप्यूटी मैनेजर क्या होना चाहिए, थ्रेटन्ड टू रिजाइन बिकॉज ऑल हिज प्रपोजल्स वर टर्न्ड डाउन बाय द सुपीरियर, क्योंकि डेप्यूटी मैनेजर जो है डेफिनेटली ही हैज सम पोस्ट, और उसकी अगर सारी प्रपोजल्स टर्न डाउन मतलब उसका इंटेंसिटी कम किया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हुआ है, तो डेफिनेटली यही चीज उसको थ्रेट करेगा जो रिजाइन करने के लिए, यही चीज उसको थ्रेट करेगा। सो आंसर जो है वो हमारा होगा क्या, ई। कंफ्यूजन हो सकता है जो ए और ई पे, दैट्स वाई मैंने इतनी सारी बात किया, डिस्कार्ड नहीं किया बिकॉज सब्जेक्ट हमारा ये पे है क्या, द डेप्यूटी मैनेजर, दैट्स वाई इसमें डिस्कार्ड वाली ऑप्शन हम नहीं लेंगे, ऑप्शन हमारा होगा क्या, ई। क्वेश्चन नंबर 7 पे, द काउंटर क्लार्क वाज बिजी and dash not pay
dash to Sameer's request. This is our question number 7. Question number 7 में आंसर हमारा क्या होगा? The counter clerk was very busy. Past tense है. फर्स्ट ऑप्शन देखो, टेंस का जो कैटेगरी चल रहा है वो किस में जा रहा है? पास्ट टेंस में जा रहा है. द काउंटर क्लार्क वॉज वेरी बिजी, पास्ट टेंस, एंड दैट मीन पास्ट की ऑप्शन हमें देना पड़ेगा. कैन ऑप्शन जो है वो पहले एलिमिनेट हो जाएगा. कैन को हम नहीं ले सकते. कुड नॉट पे हो सकता है. हैड नॉट नहीं हो पाएगा क्योंकि पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है. अगर ये पेड होता तो हो सकता था. हैड को हम एलिमिनेट कर दिया. डिड हो सकता है, और सर्टेनली नॉट पे ये नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिकॉज इसमें एक नॉट यूज हुआ. एंड नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंटेंस में पहले एक हेल्पिंग वर्ब देना होता है, इसके बाद नॉट, इसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी कुछ हम देते हैं, है ना. तो देयरफॉर द क्लार्क वॉज वेरी बिजी. एंड अब आगे हम कौन सी ऑप्शन दे सकते हैं? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होते हैं तो ऑप्शन हमारे पास एक ही आता है, दैट इज डिड. Not pay attention to Sameer's request. The clerk was very busy and did not pay attention to Sameer's request. So आंसर जो है वो होगा क्या? D. Question number 8 पे चलो. Question number 8 पे जो है, that is he was initially dash at the suggestion but was soon dash it himself. At है, इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है. इसमें at है, at is a preposition, ठीक है. at is the preposition, और इसमें जो है इनिशियली कुछ वर्ड्स इसमें यूज हमें करना पड़ेगा. जो वो कैसा हुआ था इनिशियली, वो क्या था जिसके साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन at यूज हो जाए. जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो at यूज हो जाएगा. बी वेरी केयरफुल इसे के मामले में. मतलब जहां पे प्रीपोजिशंस आप लोग देखोगे, मतलब फ्रेजल वर्ब एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कहाँ पे कैसे यूज होते हैं. तो अब देखो इस सेंटेंस में हमने कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से यूज होगा, कौन सा चीज यूज होगा. ही वॉज इनिशियली एंगर एट नहीं होता है, दैट इज अ ग्रामेटिकल एरर. बट शॉकिंग एट हो सकता है क्योंकि शॉक के साथ हम एट को यूज करते हैं. शॉकिंग, शॉक्ड एट. अच्छा, इम्प्रेस्ड नहीं होगा. अगर इम्प्रेस्ड ही होगा तो वो निगेट क्यों करेगा? निगेट मतलब होता है कि नेगेटिव आंसर दे देना. तो वो अगर कोई इम्प्रेस ही होगा तो निगेट नहीं कर सकता. अच्छा, थ्रिल्ड एट एंड सून प्रोपेगेटिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. Therefore, और सस्पिशियस. अच्छा, अगर सजेशंस इनिशियली सस्पिशियस, ही वाज इनिशियली सस्पिशियस एट द सजेशन बट वाज सून ट्रस्टिंग. सून ट्रस्टिंग नो. इनिशियली जो सस्पेक्ट करते हैं तो वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद ही तो ट्रस्ट करना शुरू करेगा ना. तो सून एकदम ही ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ये कॉन्टेक्चुअली राइट नहीं होगा. दिस इज नॉट द कॉन्टेक्चुअली राइट सेंटेंस. सो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स कौन सा होगा हमारा? दैट इज बी. He was initially shocked. He was initially shocked at the suggestion, but was soon advocating it himself. He was initially shocked at the suggestion, but soon advocating it himself. जो खुद ही वो एडवोकेट करना शुरू किया, मतलब पहले तो वो शॉक्ड हुआ, इसके बाद वो खुद ही बोलने लगा जो नहीं ये ठीक है, एडवोकेट करना शुरू किया, सफाई देना जो है वो शुरू कर दिया, जो ठीक है चलो ये इसको लेकर हम चल सकते हैं, एक्सेट्रा. So that's why इसमें आंसर जो होगा that will be shocked. I repeat again and again. First things, जब भी क्वेश्चन करोगे एनाटॉमी को पहले जज करना. वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन एंड प्रीपोजिशंस कहाँ पे यूज होते हैं ये जरूर करना. वैसे मैंने पहले ही बोला जो 150 वर्ड्स जो है, 50 क्वेश्चंस जो है वो हमारा टारगेट रहेगा. हम कोशिश करेंगे ही जो 150 क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेंगे. अभी मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे बता रही हूँ, इसके बाद ना थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाना शुरू करूंगी ताकि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए. बट ये भी बात सही है, जो बहुत जल्दी चले, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, कुछ भी समझ में ना आए, ये ठीक अच्छा नहीं होते. थोड़ा सा समझ के करें, जितनी भी करें करेक्ट मैनर पे करें, दैट इज अ बेस्ट वे. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. शालिनी वॉज नॉट डैश बाय द क्रिटिसिज्म. Shalini was not dashed by the criticism and paid no dash even when her best friend talked against her. Criticism से शालिनी नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन है. चलो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? bothered, troubled, threatened, deterred, shaken.
तो शालिनी वॉज नॉट डैश बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो, कौन सी ऑप्शन हो सकता है? इज वेरी सिंपल। तो शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म, बिल्कुल ही बॉदरेशन ही नहीं था, कोई भी बॉदरेशन नहीं था। शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म एंड पेड नो अटेंशन इवन व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड टॉक्ड अगेंस्ट हर। सो आंसर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? बॉदर्ड। आंसर होगा क्या? ए। ठीक है। अच्छा, ट्रबल्ड अगर हो जाए, वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को जनरली हम क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म मतलब वही जो मैंने पहले बोला भी था एक बार क्लास में कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे, जो क्रिटिसिज्म मेरे बारे में कुछ बोले तो अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो। तो आई हैव नो, मतलब शालिनी वॉज नॉट इन बॉदर्ड, शालिनी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द क्रिटिसिज्म, और उसका कोई अटेंशन भी नहीं था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? तो अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन है शी वॉज डैश। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखते हैं। शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पी, सिलेक्टेड। सेकंड ऑप्शन है डिजेक्टेड, स्प्लेंडिडली। थर्ड ऑप्शन है डिस्ट्रॉट, ऑरी। फोर्थ ऑप्शन है फ्रस्ट्रेटेड एंड मैग्निफिशेंटली, और ई ऑप्शन पे है नन ऑफ दिस। ई ऑप्शन पे है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन, हैड के साथ ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे दूं जो शी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन, अगेन सिलेक्टेड, आई मीन टू से एक बार तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर ही दिया, साथ साथ अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हम कैसे कर सकते हैं? दोनों वर्ब एक साथ यूज इसमें नहीं हो पाएगा। हैड गॉन सिलेक्टेड ना करके, तो अगर सिलेक्टेड हो जाए हैड सिलेक्टेड तो तब तो ठीक है। सो दैट्स मीन गॉन के बाद हमें ऐसा कुछ मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच देना पड़ेगा जो वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, आई मीन टू से जो वर्ब का क्वालिटी बताएगा या उसका जो एक्शन जो है उस एक्शन का कुछ क्वालिटी जो है वो बताएगा। अब जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वी नीड एन एडवर्ब हियर, हैड गॉन, ठीक है। वी नीड एन एडवर्ब, इसमें हमें वर्ब नहीं चाहिए, ऑलरेडी इसमें वर्ब गिवन है। शी वॉज डैश बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन, हमने पहले ही बोल दिया। तो हैड गॉन के बाद हमें एक एडवर्ब देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इसमें ओमिट, एलिमिनेट कौन सा करोगे? हैप्पी जो है वो पहले एलिमिनेट कर दोगे। डिजेक्टेड, अगर वो डिजेक्ट होने का मतलब होता है कि सैड होना, डिसअपॉइंटेड होना। तो शी वॉज डिजेक्टेड बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन स्प्लेंडिडली। स्प्लेंडिडली मतलब देखिए मैग्निफिशेंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आई होप सो क्लियर टू यू। जो अगर कोई डिसअपॉइंटेड ही होगा, वो क्यों डिसअपॉइंटेड होगा? उसका प्लान स्प्लेंडिडली चला इसलिए, नो ना। सो दैट्स मीन बी ऑप्शन जो है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब देखो थर्ड ऑप्शन, शी वॉज डिस्ट्रॉट। शी वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब होता है कि एजिटेटेड होना, मतलब डिस्टर्ब्ड रहना, एजिटेटेड होना, डाउटफुल रहना, स्केप्टिज्म रहना, जो होगा या नहीं, डाउटफुल रहना, एजिटेटेड रहना। बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन, और ये जो ऑरी वर्ड यूज हुआ ना, AWRY, ये ऑरी वर्ड जो है ये अगर वर्ब के बाद यूज होगा तब तो ये एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा, तभी एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये सब्जेक्ट के पहले हो जाए ना तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने पहले ही बोला था जो इसमें हमें एक एडवर्ब चाहिए जो वर्ब का क्वालिटी बता देगा। तो वर्ब का क्वालिटी बताने के लिए हमें इसमें ऑप्शन कौन सा देना है? अब देखो ऑरी का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं। ऑरी का मतलब होता है ऑफ द करेक्ट। ऑफ द मतलब ये ऑफ मीन्स OFF ऑफ की बात, ऑफ द करेक्ट, जो रॉन्ग हो रहा है, जो वो बड़ी एजिटेटेड हो रही है। शी वॉज वेरी मच एजिटेटेड, शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, शी वॉज वेरी मच डाउटेड। जो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑल हर प्लान हैड गॉन ऑरी। तो आंसर जो है वो हमारा होगा क्या? सी। फ्रस्ट्रेटेड, अच्छा फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं हुआ है मैं बताती हूँ। फ्रस्ट्रेटेड होने का मतलब होता है कि हताश हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, हताश हो जाना। तो अगर वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि उसके जो सारी प्लान है मैग्निफिशेंटली अच्छा हुआ। तो मैग्निफिशेंटली इज अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, और ये है क्या? नेगेटिव वर्ड, तो इसमें नहीं आएगा। इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा होगा क्या? सी। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है।
He preaches liberal views, but in practice he is not dash and is dash narrow-minded than almost any other person. He preaches liberal view. Liberal, what is a liberal view? Liberal मतलब है क्या, जो जिसका एक everything she can take very wholeheartedly. She has no any prejudice. He has no any prejudice. He has no any superstitious. ऐसे person को हम बोलते हैं कि जो liberal person. तो he preaches liberal views. Liberal views तो वो preach करते हैं. But in practice, he is not dash and is dash narrow-minded than almost any other person. First option है tough, openly. Second option है tolerant, more. Third option है ambitious, hardly. Fourth option है accepted, genuinely. And fifth option है approachable, less. अच्छा, तो he preaches liberal views, but in practice he is not. लिबरल व्यूज तो वो प्रीच तो करते हैं, बट मतलब प्रैक्टिकली ही इज नॉट टफ. नो, मतलब टफ वाली ऑप्शन जो है वो तो हम पहले एलिमिनेट कर दिया, टफ नहीं होगा. ही इज नॉट टॉलरेंट एंड मोर नैरो माइंडेड देन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो देखो देन यूज हुआ ना, देन हम कहाँ पे यूज करते हैं? देन यूज हम करते हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन को यूज करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री मतलब जहां पे दो पर्सन के बीच में कोई कंपैरिजन होता है. ही इज टॉलर देन, बिगर देन, मोर देन. एंड इसमें मोर वर्ड जो है ये होता है कंपैरिजन. अपार्ट फ्रॉम दैट सारी इसमें हार्डली जो है ये एडवर्ब है, जेन्युइनली ये भी एडवर्ब है. लेकिन हमें इसमें चाहिए क्या? नैरो माइंडेड, इज मोर नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन. तो दैट्स वाई ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा क्या? टॉलरेंट एंड मोर नैरो माइंडेड देन ऑलमोस्ट एनी अदर पर्सन. आंसर हो जाएगा क्या? बी. क्वेश्चन नंबर 12. रवि डैश अ बिट, रवि डैश अ बिट dash he was not invited by his friend to attend the party. रवि annoyed अगर करे, annoyed a bit before he was not, नहीं होगा. मतलब रवि का कुछ हुआ था. क्यों हुआ था? थोड़ा सा हुआ था जब उसका फ्रेंड उसको इनवाइट नहीं किया था पार्टी में. तो रवि एंगर्ड सिंस ही वॉज नॉट, नहीं होगा, क्योंकि सिंस स्पेसिफिकली हम टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस हम सेंटेंस की शुरू पे जब यूज करते हैं ना तब ये कॉज होते हैं, जैसे कि करके ऑप्शन जो है वो होता है. तो इतने भी एंगर होने वाली बात तो कुछ होती नहीं है. अच्छा, रवि एक्सप्रेस्ड अ बिट देन ही वाज. देन तो इसमें तुमने नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज नहीं हुआ. तो एनॉयड कट गया, एंगर्ड भी कट गया, एक्सप्रेस भी कट गया. ग्रम्बल्ड, रवि ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड मतलब होता है कि जब हमने गुस्सा में कुछ बोलना, कुछ कंप्लेन करना, तो हिज ग्रम्बल्ड, रवि ग्रम्बल्ड. ठीक है, तो वो कंप्लेन कर रहा था. रवि ग्रम्बल्ड अ बिट, इसके बाद है क्या? व्हेन he was not invited by his friend to attend the party. आंसर जो है वो हमारा होगा क्या? डी. रवि grumbled a bit when he was not invited by his friend to attend the party. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो. 13 पे है क्या? he is dash to dash any kind of work with due sincerity. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे है देखो फॉन्ट. एक चीज को ध्यान रखना, फॉन्ट जब होते हैं ना, फॉन्ट के साथ हमें फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगाना होता है. फॉन्ट ऑफ होता है तो इसमें 2 है, मतलब फॉन्ट जो है वो ए ऑप्शन कट गया. रिलैक्टेंट अगर करें तो इंटरेस्ट नहीं होगा. ठीक है, ये रिलैक्टेंट मतलब होता है कि जो विलिंग टू नॉट करना है या नहीं, देयर इज सम वेदर और नॉट, तो रिलैक्टेंट इसमें नहीं आएगा. डिटरमाइंड टू एनी काइंड, देखो ये आ जाएगा. ही इज डिटरमाइंड टू अंडरटेक any kind of work with due sincerity. और eager to avoid, ये तो नहीं मैच करेगा. word to word जो है वो मैच नहीं हो रहा है ना, तो ये होगा नहीं. और willing to अगर करे तो ignore, ये भी मैच नहीं करेगा. सो आंसर जो होगा वो हमारा होगा क्या? he is determined to undertake any kind of work. Next question number 14. Children are more dash than, देखो देन है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, देन एडल्ट्स. इट इज डैश देयर क्विकनेस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. चिल्ड्रन आर मोर इंटेलिजेंट देन एडल्ट, नो, बट चिल्ड्रन आर मोर एडेप्टेबल. देखो ए बी ए ली जहां पे लगते हैं ना वो एडजेक्टिव्स होता है,
वो एडजेक्टिव्स होते हैं, कैपेबल, एडॉप्टेबल, ये जो ए बी एल ई जिस वर्ड के पीछे लग जाते हैं, सफिक्स जहाँ पे लगते हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो हमें इसमें मोर के साथ एक एडजेक्टिव्स चाहिए था, बिकॉज ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो चिल्ड्रन आर मोर adaptable than adults. It is reflected their quickness in learning a new language. So therefore the answer जो होगा वो हमारा होगा क्या, B. Adaptable and reflected their quickness in learning a new language. New language को सीखने के लिए जो adaptable है, adaptability चाहिए, तो वो adults से children को ज़्यादा होती है। Question number 15. Dash of crops was due to continuous dash. Dash of crops was due to continuous of. Loss of crops, no. Ruin of crops, definitely not. Failure of crops, crops नहीं हुआ, due to continuous drought. लगातार अगर scanty rainfall है तो उस जगह पे crops जो है वो fail हो जाते हैं। Depreciations तो इसमें बिल्कुल नहीं देना, depreciations हमने crops के लिए use नहीं करते हैं। So therefore the answer जो है वो होगा क्या, failure. Failure of crops was due to continuous drought. लगातार ड्रॉट होने से फेलियर ऑफ द क्रॉप्स जो है वो हो जाता है। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किया, और इस 15 क्वेश्चंस आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इट इज अ वेरी मतलब आई मीन टू से फिल इन द ब्लैंक्स जो है, फिलर्स जो है, फिलर्स को हम जस्ट वोकैब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर फिलर्स को अगर हमने बोथ साइड्स ऑफ में देखें, लाइक दैट grammar as well as vocabularies as well as grammatical terminology also, तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो तभी फिलर्स जो है वो करेक्ट मैनर पे हो सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, तो जब भी हम फिलर्स करेंगे, फिलर्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन इस चीज का लेना। एक तो आप लोगे क्या, एक तो आप लोगे ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी का। फर्स्ट तो हम करना है क्या, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी मतलब ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं कि ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी। पहली बात तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर इफ आई से दैट इज ओ एफ, ओ डबल एफ, सेल्डम, ऑलमोस्ट, ये जो सारे वर्ड जो गिवन है, क्या डिफरेंशिएशन है, इनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड हमारा होता है क्या, फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट डू मीन बाय द फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब्स मतलब होता है कि वर्ब्स के साथ जब हम प्रीपोजिशन को यूज करते थे, वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन जब हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का कुछ आइडिया होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था टर्न डाउन, ये जो सारे वर्ब्स जो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैं तो करवाऊंगी ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कुछ फ्रेजल वर्ब्स को करते रहो, और इट विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर कॉम्प्रिहेंशन आल्सो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एंड थर्ड जो है दैट इज क्या है, वोकैब्स। वोकैब्स चाहिए, और कौन सी वर्ड्स के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हो, जो इसमें सारी जो वोकैब्स बेस्ड ऐसा है, ऐसा तो नहीं, कुछ ग्रामर बेस्ड भी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स एंड वोकैब्स, इन टोटल सारा कुछ मिलाकर ही हमारा होता है क्या, फिलर्स। तो आज हमने today we had discussed that is a 15 questions. In next class again we will discuss the different type of 15 questions of double fillers, and then we will go for single fillers also. Single fillers भी हम करेंगे, double fillers तो हम करेंगे ही, बट वही मेरी टारगेट जो है, देखते हैं टारगेट को पूरी करने की कोशिश मैं करूंगी, क्योंकि 150 डबल फिलर्स जो है वो 1 मंथ में अगर हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। तो स्टे ट्यून्ड विद सिबिल टैब, साथ साथ आप लोग कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस करते रहो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, डेफिनेटली मेरे से पूछ लेना, मैंने आंसर करूंगी, आइदर क्लास में होगा या मैंने कमेंट्स में भी दे दूंगी। बट डोंट मिस योर इंग्लिश क्लास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस डेफिनेटली करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो दैट। तो प्रैक्टिस डेफिनेटली चाहिए, और साथ में जो जो पॉइंट्स मैंने बोला इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो, तो डेफिनेटली 5 मार्क्स जो है वो हम सिक्योर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। बाय।